शादी की पहली रात अरविंद ने शर्मिला का इतना अपमान किया कि वो तड़क के ही ससुराल छोड़कर मायके चली गई। सुबह जब अरविंद का नशा उतर चुका था तब उसे मालूम हुआ कि शर्मिला घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावे का भाव नहीं था। अगले दिन महेश जी अपने बेटे को अपने पास बुलाकर और कड़ी स्वर में कहा, अरविंद, ये तुमने क्या कर दिया? बहू घर छोड़कर चली गई है। आखिर तुम उस मासूम बच्चे के साथ इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकते हो? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या तुम्हें हमने ऐसे संस्कार दिए थे? ये सुनकर अरविंद गुस्से से तिलमिला उठा। वह ऊंची आवाज में बोला, पापा, वो मेरे सामने ही अपने दोस्त के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मेरे संस्कारों पर सवाल उठाने से पहले आप अपनी बहू के संस्कार देख लीजिए। इतना कहकर अरविंद पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। महेश जी स्तब्ध खड़े रह गए। बेटे की बातें उनके दिल को चीरती चली गई। इधर अरविंद की बुआ भानु जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने गुस्से में तुरंत शर्मिला को फोन लगा दिया और गुस्से में फोन उठाते ही कहने लगी, बहू, तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? मर्द तो गर्म मिजाज के होते हैं, ऐसे ही करते हैं। चुपचाप सिर झुकाकर पति की बात मानोगी तभी समाज में इज्जत पाओगी। फिर बहू ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बुआ जी, अरविंद ने मेरे साथ जो भी किया था वो सब मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। भला शादी की पहली रात कोई अपनी पत्नी से ऐसी बदतमीजी से बात करता है क्या? मैं गलत नहीं हूँ तो इसीलिए मैं गलत सहूंगी भी नहीं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। बुआ जी गुस्से से तिलमिला उठे और तुरंत महेश जी के पास आकर कहने लगी, भैया, ये कैसी बहू ढूंढ कर लाए हो आप? मेरी तो बात ही नहीं सुनती। महेश जी गुस्से में बोले, तुम्हें किसने कहा था कि बहू को फोन करने के लिए? अब इस मामले पर आगे क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। किसी को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी पत्नी संजना जी भी हैरानी से अपने पति के गुस्से को देख रही थी। आज से पहले उन्होंने अपने पति को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो समझ सकती थी कि अरविंद की गलत हरकतों के कारण कितना बुरा लगा है। उनकी बात सुनकर भानु जी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। संजना जी ने धीरे से पूछा, सुनिए जी, आप क्या करने वाले हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इधर अरविंद भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अचानक ही महेश जी का चेहरा कठोर हो उठा और वो गुस्से में बोले, ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुमने अरविंद को अच्छे संस्कार नहीं दिए, जिसके कारण आज वह औरत की इज्जत भी नहीं कर पा रहा है। और वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी है, उसकी अर्धांगिनी है। भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी बातें करता है क्या? ये सुनकर संजना जी मायूस हो गई और कहने लगी, इसमें मेरी क्या गलती है जी? मैंने उसे जानबूझकर ये सिखाया है क्या? महेश जी जोर से गरजते हुए बोले, चुप कर जाहिल औरत, दिमाग खराब हो गया तेरा। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और ऊपर से तू इतना बकबक किए जा रही है। संजना जी हैरानी से पति का चेहरा देखने लगी। आज के पहले उन्होंने कभी इस तरह से अपमानित नहीं किया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, एक तरफ अरविंद है जिसने इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से आप भी मुझी पर नाराज हो रहे हैं। महेश जी गुस्से में उठ खड़े हुए और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हुए बोले, बदतमीज, तू भी अपने बेटे की तरह हो गई है। आज मैं तेरी अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। तभी कमरे के बाहर खड़ा अरविंद लपक कर कमरे में आया और पिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, पापा, ये अब क्या कर रहे हैं? आप माँ पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? महेश जी गुस्से में बोले, तू और तेरी माँ दोनों मेरी नजर से दूर हो जाओ। तुम लोग ने मेरा जीना आराम कर रखा है। संजना जी की रुलाई फूट पड़ी। अरविंद हैरानी से पिता के इस व्यवहार को देख रहा था। उसे अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप यहाँ से चलो, अभी पापा बहुत गुस्से में। संजना जी सिर झुकाए हुए अरविंद के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। अरविंद को बहुत बुरा लगा कि उसके पिता ने आज जिंदगी में पहली बार माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी। वह बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन वह अनमना सा रह रहा था। ना तो वो ठीक से खाना खाया था और ना ही किसी से बात की। उधर शर्मिला के घर छोड़ चले जाने के बाद आस पड़ोस के लोग भी अरविंद से तरह तरह की सवाल कर रहे थे। किसी ने यहाँ तक अफवाह उड़ा दी थी कि अरविंद में कोई कमी है और वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया, इसीलिए शर्मिला घर छोड़कर चली गई। लोग की बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे लग रहा था कि शराब के नशे में वह कुछ ज्यादा ही बोल गया था। भले ही शर्मिला को अमित से दोस्ती रखने के लिए भला बुरा कहना चाहता था, लेकिन उस रात शराब के नशे में वह सच में सीमा पार कर चुका था और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। अरविंद के घर का माहौल एकदम बिगड़ चुका था। उसके पिता भी बात बात पर कभी अपने बेटे से तो कभी अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। अब तो घर में दोनों को महेश जी से डर लगने लगा था, क्योंकि उनका मूड हमेशा उखड़ा हुआ ही रहता था। सारे मेहमान भी वहां से चले गए थे। घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था और घर में कोई किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था।
अरविंद जब पिता के द्वारा अपनी माँ का अपमान होते हुए देखता तो उसका खून खौल उठता। वह बीच बचाव करने के लिए बीच में बोल पड़ता तो महेश जी उसकी गलतियां गिनाकर उसे चुप करवा देते। इसी तरह एक दिन संजना जी चिंतित मुद्रा में सोफे पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। संजना ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने दरवाजे पर महेश जी के मित्र खदेरू जी खड़े थे। उन्होंने देखते ही संजना जी उन्हें बड़े सम्मान के साथ हॉल में बुलाया और सोफे पे बिठाकर वह उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम कर चली गई। उस वक्त महेश जी कहीं बाहर गए हुए थे तो खदेरू जी उनके आने का इंतजार करने लगे। चाय पानी देने के बाद संजना जी भी खदेरू जी के साथ बैठकर उनके परिवार का हालचाल लेने लगी। थोड़ी देर बाद महेश जी भी घर आ गए। फिर संजना जी उठकर अपने कमरे में चली गई और दोनों मित्र साथ बैठकर बातें करने लगे। जब खदेरी जी ने अपने घर चले गए तब महेश जी गुस्से में उफनते हुए अपने कमरे में पहुंचे और संजना जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए हॉल में लेकर आए और कहने लगे, जब मैं घर पर नहीं था तो मेरे दोस्त को हॉल में बुलाकर उसकी खातिरदारी करके उसके साथ हंसी ठिठोली करने की क्या जरूरत थी। ये अच्छे घरों की स्त्रियों के लक्षण नहीं होते। तुम तो बुढ़ापे में एकदम बच्चलन ही हो गई हो। ये सुनकर संजना जी सन्न रह गई। शोर सुनकर अरविंद भी वहां आ पहुंचा। महेश जी गुस्से में गरजते हुए बोले, बेशरम औरत, अब तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? किसने कहा था कि पराये मर्द से हंसकर बातें करने के लिए? संजना जी सहम गई और रुआसी आवाज में बोली, वह आपके मित्र और मैं कोई पहली बार तो नहीं बात की है। मैं तो हमेशा ही उनके घर आने पर उनके घर परिवार का हाल चाल लेती हूँ। आज से पहले तो किसी से बातचीत करने की पाबंदी नहीं लगाई, फिर आज क्यों? आज क्या हो गया? ये सुनकर महेश जी कहने लगे, पहले मैं बेवकूफ था, मुझे समझ नहीं आया था कि औरतें को कैसे संभालना, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि औरतों को कैसे काबू में रखा जाता। ये सुनकर अरविंद कहने लगा, पापा आप माँ से ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप दोनों को इतने सालों से देख रहा हूँ, आपने कभी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं की है, लेकिन आजकल आपको हो क्या गया? महेश जी उसकी तरफ रुखाई से देखते हुए बोले, हाँ, मैंने इतने सालों तक कभी अपनी पत्नी को हर तरह की आजादी दी, कभी उसके साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैं गलत था बेटा। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये मैंने तुमसे ही सीखा है। शादी की पहली रात ही जिस तरह तुमने अपनी पत्नी को काबू में करने की कोशिश की, उसी तरह मुझे भी अपनी पत्नी को काबू में करके रखना चाहिए था। तो आज मेरी पत्नी इस तरह किसी पराये मर्द के साथ हंसकर बातें नहीं करती। तुम भी तो अपनी पत्नी के लिए इतना नाराज होना क्योंकि उसने अपने दोस्त से बातें की थी। तो बताओ, तुम्हारी माँ आज तक न जाने कितने मर्दों से बातचीत कर चुकी है, तो इसे कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे अनुसार तो मैं अपनी पत्नी को काबू में रख नहीं पाया। क्यों? सही बात कहा ना? मुझे भी इसे पैरों की जूती बनाकर ही रखना चाहिए और इस घर को इसके लिए पिंजरे के समान बना देना चाहिए, ताकि ना तो यह किसी से दोस्ती करे, ना किसी से बातें करे, ना किसी के घर के बाहर मिले। मुझसे गलती हुई, तभी तो आज इतना दिमाग खराब हो गया। ये सुनकर अरविंद शर्मिंदा हो गया। उसकी नजर झुक गई और आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। उसे इतने दिनों से गलीन भाव महसूस हो रहा था, लेकिन आज उसके पिता ने ये सब कह दिया, उसके अहंकार को पिघलाकर रख दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। कोई भी बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले। महेश जी गुस्से में बोले, तो तुमने अपनी पत्नी से ऐसी कड़वी बातें कैसे कह दी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस मासूम सी बच्ची पर इतना अपमान करो? अरविंद अपने पापा के पैरों पर गिरते हुए बोला, पापा मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन मैं किस मुंह से उसके पास माफी मांगने के लिए जाऊं? आप सही कहते हैं, माँ भी तो बहुत मर्दों से बात करती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका चरित्र खराब है। मुझे भी अपनी पत्नी के मन को समझना चाहिए, लेकिन मैंने तो उसके प्रति मन से नफरत के भाव पाल बैठा है और शराब पीते ही मैंने अनाप शनाप बकने लगा था। मैं गुस्से में अंधा हो चुका था। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन अब तो वो जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरी शक्ल देखना पसंद करेगी, लेकिन मेरी गलती की सजा आप माँ को मत दीजिए। महेश जी उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, बेटा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुम्हारी माँ का अपमान नहीं कर रहा था। देखो, तुम्हारी माँ को उससे जरा भी बुरा नहीं लगा है। अरविंद ने उसे पीछे पलटकर अपनी माँ को देखा तो संजना जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने ही मेरा भी अपमान करेंगे। हमने सोचा था कि जब तुम्हें मेरे अपमान होता हुआ देखोगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुमने शर्मिला को कितनी पीड़ा पहुंचाई है। अरविंद हैरानी से माता पिता की बातें सुन रहा था। महेश जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, तो तुम सच्चे दिल से जाकर बहू से माफी मांगो। वह
तुम्हें जरूर एक मौका देगी। वह बहुत कोमल स्वभाव की ये लड़की है बेटा, वो इतना कठोर नहीं है कि तुम्हें एक मौका ना दे। अरविंद ने सहमति में सिर हिलाया। उसी वक्त महेश जी अपनी पत्नी और बेटी के साथ शर्मिला के घर जाने के लिए निकल गए। जैसे ही वो लोग शर्मिला के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शर्मिला अपने बगीचे में पौधों में पानी डाल रही थी। उन लोगों को आया हुआ देखकर वह आगे बढ़ी। उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, उसने लेकिन अरविंद की तरफ उसने देखा तक नहीं। अरविंद शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुए खड़ा था। शर्मिला उन लोगों को हॉल में लेकर आई। हॉल में आते ही अरविंद ने सबसे पहले शर्मिला के माता पिता के पैर छूकर माफी मांगते हुए कहा, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने शर्मिला के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आई हूँ। शर्मिला अवाक रह गई। अचानक से अरविंद की सारी अकड़ ढीली कैसे हो गई। अरविंद ने शर्मिला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। अगर तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी तो मैं पूरी जिंदगी में कभी सुकून से सांस नहीं ले पाऊंगा। मम्मी पापा ने मुझे सबक सिखा कर ही सही राह पर दिखाया है। मैं अपनी माँ का अपमान होते हुए नहीं देख पाया, पर अपनी पत्नी को मैंने खुद ही इतना बड़ा अपमान कर दिया। मुझे माफ कर दो और तुम मुझे एक मौका दो। शर्मिला असमंजस भरी नजरों से अपने सास ससुर की ओर देखने लगी। तो महेश जी ने कहा, बहू ये सच कह रहा है, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम मेरी बहू ही नहीं बल्कि मेरे लिए बिल्कुल बेटी की तरह हो और मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। तुम बस एक बार मुझे माफ करके एक मौका दो। अगर ये तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो तुम जो चाहो वो सजा देना, लेकिन एक बार मेरी बात का यकीन करो। संजना जी शर्मिला जी के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बहू, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। जिस दिन तुम वहाँ से चली आई थी उसी दिन से घर में उदासी छा गई। मेरी बात मानो बेटा, तुम घर चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्मिला बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। शर्मिला के माता पिता तो अरविंद की रोनी सूरत देखकर उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्मिला के पिता कमलेश जी बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। वह अरविंद के चेहरे को देखकर समझ सकते थे उसे अपने किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा है। माधवी जी रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए चली गई। अरविंद ने धीरे से कमलेश जी से पूछा, पापा जी क्या मैं शर्मिला से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कमलेश जी ने उसे सहमति में सिर हिलाया। अरविंद कांपते कदमों के साथ शर्मिला के कमरे में पहुंचा। शर्मिला दरवाजे की ओर पीठ घुमाकर बिस्तर पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अरविंद उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे की ओर बढ़ाते हुए बोला कि तुम मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। जानती हो आज पापा ने भी माँ का उसी तरह से अपमान किया जिस तरह मैंने तुम्हारा किया था। सच कहता हूँ, माँ को अपमानित देकर मेरा दिल तड़प उठा और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मैं मानता हूँ किसी पुरुष से बात कर लेने भर से कोई औरत चरित्रहीन नहीं हो जाती। मुझसे भी तो मेरी ऑफिस की कितनी सारी लड़कियां बात करती। मैं समझ चुका हूँ कि अमित तुम्हारा दोस्त है और मेरी सोच में ही कमी थी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? इतना कहकर अरविंद हिचकियां भरकर रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर शर्मिला को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके इस रूप पर यकीन करे। वह शादी की पहली रात देकर आई थी। इस रूप पर काफी सोचने के बाद शर्मिला ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन हम पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत तभी करेंगे जब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा। अरविंद के लिए इतना काफी था। उसने झट से सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, देखना मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा और तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा उतर कर दिखाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे जिंदगी भर इंतजार क्यों न करना पड़े। शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो मेरे साथ पैकिंग करने में मेरी मदद करो। अरविंद आंसू पोंछकर झटपट उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, पहले मैं मम्मी पापा को बताकर आता हूँ कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। शर्मिला उसके उतावलेपन को देखकर मुस्कुरा उठी। भले ही अरविंद ने शादी की पहली रात बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन आज जब वह उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो शर्मिला ने भी उसे एक और मौका देने का फैसला कर लिया था। फिर शर्मिला अपनी ससुराल आई। सास ससुर उसके पहले से अच्छे थे, जो हर कदम पर उसका साथ देने और अब अरविंद भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अपनी पत्नी का सम्मान करता था, उसे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे शर्मिला को उस पर यकीन होने लगा था कि 2 महीने के बाद शर्मिला
अपने सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। आज शादी के 10 साल के बाद शर्मिला एक बेटी और एक बेटे की माँ बन चुकी है। अरविंद और शर्मिला माता-पिता दोनों बच्चों के साथ अपनी छोटी सी गृहस्थी में हंसी-खुशी जी रहे थे। दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है और अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी से जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।